अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी खसूसी नशिस्त है गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब के साथ। मोहम्मद जुबैर साहब कराची से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया सर, तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब काफी सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करनी है। कराची ऑपरेशन के हवाले से भी आपकी जो पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप भी है, मगर मैं चाहूंगा जरा आपके बयान से हम शुरू करें। एक बयान वो बड़ा गर्म रहा और उसके बाद हालांकि गुज़िश्ता रोज आपकी वजाहत भी आई। ये बयान था जनरल राहिल शरीफ के हवाले से। आपका ये कहना है कि बयान जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है वो इसे पेश किया जा रहा है। ये मामला सर क्या है, असल में आप कहना क्या चाहते थे? देखें, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है मीडिया का कि बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, सब चीज़ें, माहौल, जिस रेफरेंस से बात हो रही है वो सब छोड़ के बीच में से दो लाइनें निकाल के उसको आप किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बाहर से भी मंदबीन आ रहे थे और इसका जो एसेंशली जो मकसद था वो था पाकिस्तान की स्टोरी को सबके सामने लेके आना कि जो टर्न अराउंड स्टोरी है इकोनॉमी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, ये एक बैकग्राउंड था। और जो मेरा ज़ाहिर है की नोट एड्रेस था और उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि जी 2013 के मुकाबले में पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और आगे किस तरफ हम देखते हैं। तो वो 2013 के मुकाबले में इकोनॉमी का बैकग्राउंड मैंने बताया कि कहाँ थे तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और आज पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि वो जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है थ्रू फैक्ट्स वो मैंने बताया। दूसरा जो सिक्योरिटी के हवाले से वो मैंने उसका जिक्र किया। और एक जो अहम जो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें बात हो रही थी कि क्या हुकूमतों के पास पहले और अब की हुकूमत में पॉलिटिकल विल है, ये कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था। तो हमने वहां से बात की कि जी 2013 में जो सूरत हाल थी जब मौजूदा हुकूमत आई थी तो कराची के हालात सबके सामने थे और काफ़ी अरसे से ख़राब थे और बहुत ज़्यादा ख़राब थे और इतनी हद तक ख़राब थे कि यहाँ कोई फॉरेनर आने के लिए तैयार नहीं था। तो जाहिर है उसको ठीक तो करना था, लेकिन क्या पिछली हुकूमतों ने महसूस नहीं किया था वो सिचुएशन, और फाइनेंशियल हब होने के हवाले से उनको अंदाज़ा नहीं था कि इससे पूरे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है कि उस इधर एक भरपूर एक ऑपरेशन किया जाए। तो और इसमें भी कोई किसी में डिसएग्रीमेंट नहीं था, आप भी रहमान गवाह होंगे कि ये कभी नहीं था इशू के जी क्या हमारी फौज या हमारे रेंजर्स में कैपेसिटी है या नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, पूरी कौम को फख्र है हमारी फौज पर, उनकी अहलियत पर, उनकी प्रोफेशनलिज्म पर। ये कभी इशू नहीं था, आप मेरा ख्याल है कभी ये रेफरेंस में आया भी नहीं होगा। व्हाट वाज इशू एट हैंड कि जी क्या पॉलिटिकल विल है, और उस पॉलिटिकल विल के बाद एक फैसला करने के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने वो फैसला किया और उसको लेके तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया, कंसेंसस क्रिएट किया, और ये बहुत अहमियत की बात होती है। और उसके बाद सबसे ज्यादा अहम चीज कि वो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया रेंजर्स को जिसके तहत उन्होंने ऑपरेशन करना था। क्योंकि अगर ये सब ना किया जाता इंक्लूडिंग द लीगल फ्रेमवर्क तो उनके पास वो पावर्स ही नहीं थी। उस हवाले से कंपैरिजन में पिछली हुकूमतों के, और दूसरी बात यह है कि हमारे पिछले ऑपरेशंस, मैंने 92 का रेफरेंस भी दिया था कि इसी कराची में ऑपरेशन लॉन्च हुआ और विद इन डेज बैकफायर हो गया था। और उसकी वजह यह थी कि एक तो कोई पॉलिटिकल विल नहीं था, दूसरा यह था कि अगर विल था भी तो उसको कंसेंसस बिल्टअप किए बगैर, स्टेक होल्डर्स को बगैर ऑन बोर्ड लिए हुए, कोई लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए बगैर आपने एक ऑपरेशन शुरू किया था और वो बैकफायर होना शुरू कर। इस माहौल ये आप ये कह रहे हैं, मगर हमने तो वो जुबैर साहब हमने तो वो बाइट सुनी ना वो 100% वाली, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल क्रेडिट की, सियासी क्रेडिट की आप बात कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, अच्छा, एब्सोल्युटली। वो उस जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, अब देखे ना उसके, मैं तो 100 दफा आपको साउंड बाइट्स निकाल के बता दूं पिछले 2 साल 3 साल के भरपूर अंदाज में, और आज भी पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले से उनकी जो जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म और कंट्रीब्यूशन, और बाय द वे मैं तो कहता हूं कि आज भी लोग तो वो ऑपरेशन की बात करते हैं, आज भी वो जिस अंदाज में ऑपरेशन है उसमें भी रेंजर्स और फौज की तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि अगर अमन आज कायम है तो कोई उसको देख रहा है,
नहीं, वो लोगों ने किसी तो ये पूछा ना कि आपने बड़ा 100% क्रेडिट अगर मियां साहब को दे दिया तो राहिल 100% शरीफ को तो कितना, जरदारी साहब राहिल के शरीफ को देखें, कितना फीसद क्रेडिट जाता है? नहीं, एक तो पहली बात यह है कि उस वक्त इसी वजह से ये जो मिस्टेक है, हम बात कर रहे थे सितंबर 2013 की, सितंबर, और मैंने वजाहत भी की, सितंबर 2013 में तो राहिल शरीफ मौजूद ही नहीं थे। तो अगर आप बात कर रहे हैं वो सारा ऑन बोर्ड लेना, कैबिनेट से पास कराना, पार्लियामेंट से थ्रू करवाना लॉ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नर हाउस में बुलाना, उससे पहले जुलाई से लेकर सितंबर तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, सबके साथ बातचीत जारी थी। तो वो उसमें, उस कॉन्टेक्स्ट में अब जबरदस्ती यहां होता ये रहमान, मैं सर एक्सप्लेन कर दूं कि ब्लैक एंड व्हाइट में देखा जाता है कि या तो इनका क्रेडिट है या दूसरे का क्रेडिट है। ऐसा नहीं होता। बात ये होती है, कप्तान की बात होती है या लीडरशिप की बात होती है। जब आप बात करते हैं कि विंस्टन चर्चिल की भरपूर अंदाज में पूरी दुनिया तारीफ करती है ना, किस बात की तारीफ करती है? क्या इस, और वो तमाम क्रेडिट उनके उसमें रखती है इस वजह से कि ही लेड ब्रिटेन टू अ ग्रेट सेकंड वर्ल्ड वॉर विक्ट्री। उसका मतलब ये तो नहीं होता फील्ड मार्शल मोंटगोमरी ने काम नहीं किया, या लाखों जो उनके फौजी थे जिन्होंने जबरदस्त जंग की, उनका क्रेडिट नहीं है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और बात आप मुकाबला करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद ये बहस तो छिड़ गई, मगर साथ ही ये भी कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वो साबिक आर्मी चीफ के हवाले से क्या ख्यालात रखती है, वो ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं। तो क्या आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, जो सीनियर लीडरशिप है वो साबिक आर्मी चीफ की खिदमात को या उनके कैरेक्टर को किस तरह से देखती है? देखें, बात ये होती है कि एक तो जब हम बात करते हैं कि वो किस तरह से देखती है, हर एक का अपना अपना ये असेसमेंट है। इसमें कोई आप जबरदस्ती से तो नहीं किसी से करवा सकते। जनरल जहांगीर करामत को कोई पसंद करता है, जो जनरल क्यानी को कोई ज्यादा प्रोफेशनल कह सकता है, जनरल राहिल शरीफ को बहुत से लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जबरदस्त आर्मी चीफ थे। तो ये तो मेरा ख्याल है इस डिबेट में मेरा ख्याल है हम ना जाए। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ अगर जनरल अच्छे ना होते तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उनको चुनते ही ना। तो सिलेक्ट किया था तो सिपह सलार के तौर पर तो ये समझ के किया था कि उनमें एहलियत भी है, उनमें प्रोफेशनलिज्म भी है, उनमें वो एक मुश्किल वक्त में, जो पाकिस्तान में मुश्किल वक्त था 2013 में जब उनको सिलेक्ट किया गया था, तो वो तो मेरा ख्याल है उस बहस में जाना कि हम क्या समझते हैं। ऑब्वियसली उनको सिलेक्ट किया था तो वो आर्मी चीफ के तौर पर, तो वो तो ऐसा नहीं है कि उनके इमेज को चैलेंज करने की कोई कोशिश की जा रही है। नहीं, इमेज को नहीं, मैं रहमान बता देता हूं, ये एक वेज क्रिएट करने की बात की जाती है। दो चीजें इसमें, एक तो ये है कि वो जो हम कहते हैं कि इतने मुश्किल जो हालात थे कराची में, हमारा सिर्फ पॉइंट ये है कि इससे पहले ये फैसला हो सकता था ना, 2012 में भी हो सकता था, 2010 में भी। और आई एम 100% श्योर जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल क्यानी, उनका बिल्कुल ये कंसर्न होगा, बहुत शदीद कंसर्न होगा कि कराची के जो हालात हैं, तब तो वफाक में भी पीपल्स पार्टी थी, सूबे में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, दोनों। जी जी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर नहीं किया गया तो उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप को आप ब्लेम करेंगे ना, आप किसी और को तो नहीं ब्लेम करेंगे। आर्मी की लीडरशिप को तो नहीं ब्लेम कर सकते कि जी उन्होंने क्यों नहीं ऑपरेशन जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फौज को या किसी भी इदारे को कहने के लिए, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंसेंसस क्रिएट, पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करना, पार्लियामेंट में कंसेंसस क्रिएट करना, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होने की भी जो उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसकी जिम्मे थी 100%। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप 2013 के बाद थी और जिसने ये फैसले किया और सबको साथ लेके चले, तो उनको तो उस हवाले से प्योरली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपका बयान था, क्रेडिट वाला भी। और मगर सर ये तो चले पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में चले गए, जो आपने मीडिया के हवाले से बात की और जो लार्जर देन लाइफ के हवाले से बात की, वो तो सर फिर उसको तो हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं जोड़ सकते। वो तो आपने बड़ा स्पेसिफिकली उनका नाम लेकर ये बातें की। हाँ, उनका नाम लेके और कॉन्टेक्स्ट किया था। मैंने आपको अभी एक व्हाट्सएप भी किया था। जी जी, वो मुझे मिला है। वो डॉन जो है, जी जी जी, अगर मैं आपको बता देता हूं, डॉन अखबार ने वो रिपोर्ट किया
जाहिर सी बात है डॉन कोई इतना बड़ा सपोर्टर नहीं है हमारा। उसकी आप हेडलाइन भी देखें कि डॉन में जो मैंने कॉन्टेक्स्ट में कहा कि उनका जॉब लेने के हवाले से जनरल राहील शरीफ का एक इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना कहा जाए, लार्जर देन लाइफ मैंने जो कहा था। और आप अगर नीचे वाले वो जो सेंटेंस पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूं सर। रेफरिंग टू रिपोर्ट्स, जी पढ़ दें। Referring to reports that the former army chief had been given a piece of land which he was entitled to। तो आप ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली राहील शरीफ का जो अराजी वाला मामला था, ज़रई अराजी वाला, उस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बात की थी? एब्सोल्युटली, मतलब वो डिस्कशन हो रहा था तो मैंने कहा कि यार ही इज नॉर्मल उस सेंस में कहा था, कोई प्रोफेशनली नॉर्मल तो नहीं मैंने कहा था कि जी वो बड़े नॉर्मल सोल्जर थे। मैंने तो ये कहा कि जैसे, और बाय द वे ये भी मैंने कहा जैसे और जनरल्स जो उनकी एंटाइटलमेंट होती है उसी तरह से राहील शरीफ का भी हक है। मगर सर साबिक आर्मी चीफ अगर लार्जर देन लाइफ बन गए तो आप लोगों का भी बड़ा किरदार रहा है। हमने ट्वीट्स देखी, आप लोगों के वज़रा भी, वज़ीर आज़म साहब भी, मरियम नवाज साहिबा भी बाकायदा कंफ्यूज न करें पहले तो। हाँ। रहमान मैं कहूंगा कि जो मैंने कहा ना उसी हद तक पहले रहने दें। अच्छा, मैं जो आपने पूछा ना सवाल कि लार्जर देन लाइफ, मैंने ये लार्जर देन लाइफ उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि ही इज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, जिस तरह से मैं और आप और सब हैं कि हमारी नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है, उसी हवाले से मैंने उनकी जॉब के हवाले से भी कहा था और उसी हवाले मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए थे, लेट्स बी फेयर विद हिम। तो उसका मतलब क्या है? उनको अंडरमाइन करना होता है ये जब आप कहते हैं लेट्स बी फेयर विद हिम, कि अगर मैं उसको जो रेफरेंस मुझे दिया गया था कि प्लॉट उन्होंने लिया है तो मैंने कहा ही इज एंटाइटल्ड टू दैट, और उस रेफरेंस में मैंने कहा था कि वो एक नॉर्मल इंसान है। अब टीवी पर चलना शुरू हो गया वो नॉर्मल जनरल है मोहम्मद जुबैर। भाई मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? और ये डॉन की आप रिपोर्ट उठा के देख लें और जिसने डॉन में लिखा है उससे आप कंफर्म कर लें कि ये क्या जुबैर साहब जो रद्द-ए-अमल आया, अब ये दिस इज अ क्लासिक केस जी रहमान, दिस इज अ क्लासिक केस के टू डेमोनाइज और टू क्रिएट अ सिविल मिलिट्री इंबैलेंस या वेज क्रिएट करने के लिए एक डिलिबरेट अटेम्प्ट किया गया था। ठीक, राइट। अच्छा, जो रद्द-ए-अमल आया, आपके भाई ने भी तनकीद की, आपके जो कोलीग्स रहे हैं पहले वुज़रा, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये उनकी अपनी जाती राय। रद्द-ए-अमल को किस तरह से देखते? चले मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ मगर उसके बाद जो इसका रिएक्शन आया, खुर्शीद शाह साहब, इमरान खान, ये सब लोग भी इस पर बोले, ये आप आई एम श्योर आप तक ये तमाम के तमाम जो है वो रद्द-ए-अमल जो है, जो स्टेटमेंट्स आपके उस स्टेटमेंट के जवाब में ये पहुंची होंगी। इन पर आप जब आपने ये सुनी, व्हाट वाज योर रिएक्शन, हाउ डिड यू फील? मैं आपको बताता हूं कि जब हम वहां से खत्म हुआ ये लंच टाइम हो गया था एंड जितने लोग थे 100 से ज्यादा लोग तकरीबन मेरे पास आए और उन्होंने कहा आपने जबरदस्त तकरीर की है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि वहां एक शख्स ऐसा नहीं था जिसको ये महसूस हुआ कि कोई बड़ी चीज गलत हो गई है, ना मुझे महसूस हुआ। मैं जब वहां पहुंचा, जब उसके बाद जहां मैं गया और टीवी चल रहा था और समा पर आना शुरू हुआ और ये आना शुरू हुआ कि जी वो एक नॉर्मल इंसान थे, वो एक नॉर्मल जर्नल थे, और फिर उसके बाद एनालिस्ट आ गए, उन्होंने कहा जी कैसे उन्होंने कह दिया नॉर्मल जर्नल थे, उनकी बड़ी खिदमत हैं, प्रोफेशनलिज्म, वो तो बात ही नहीं हुई थी। और फिर उसको बिल्टअप किया गया, वो पॉलिटिकल क्रेडिट के हवाले से बिल्टअप किया गया। अब मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे, कराची में भी आवाम से पूछेंगे, वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो पहला कदम उठाया वो बड़ा मुश्किल कदम था और वो कदम उठाते उठाते 15 साल हो गए थे। और मैंने रेफरेंस भी दिया था कि 2004 में अल्ताफ हुसैन ने जो तकरीर की थी दिल्ली में, वो इससे ज्यादा सख्त थी जो अगस्त 2016 में उन्होंने कहा। तो उस वक्त तो किसी ने रिएक्शन नहीं किया, वो कोalition पार्टनर भी रहे और मैं जनरल मुशर्रफ के हवाले से बात कर रहा था। तब तो मुशर्रफ साहब की मजबूरी थे वो। अब जी अच्छा, अब जो भी है, ये जब बिल्टअप करना शुरू किया चैनल्स ने, तो किसी ने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा, किसी ने बैकग्राउंड नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। दैट इज वाई आप दूसरे दिन के इंग्लिश के पेपर्स पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश, बिकॉज जनरली उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा अच्छी होती है, सेंसेशनल नहीं होती है, उसमें आप देखेंगे, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून देख लें, आप द न्यूज देख लें, आप डॉन देख लें, कोई ऐसी बात नहीं की गई जो पूरा दिन टीवी पर चलती रही, कोई ऐसी बात नहीं की गई, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। दैट इज वाई वो जो डॉन ने लिखा है, रेफरिंग टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज ऑब्टेनिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड,
उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था, उससे प्रोफेशनल और कराची ऑपरेशन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो मेरा ख्याल है वो एक ये इस वजह से मैं वजाहत भी देने की कोशिश कर रहा था कि मैं साथ में ये भी कह दूं, मैंने उधर अपनी तकरीर में इवन मैं पाकिस्तान फौज को तो मैं सलूट करता हूं और हमेशा तारीफ करता हूं, रेंजर्स की तारीफ करता हूं। मैंने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की तारीफ की थी और मैंने एग्जैक्ट ये कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा था कि अगर मैं तारीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कर रहा था ऑपरेशन के हवाले से तो मैं कैसे कह सकता हूं कि 100% और किसका 1% हिस्सा भी नहीं है। एग्जैक्ट मैंने वर्ड्स ये यूज किए कि लियारी जो उनका गढ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें ऑपरेशन हुआ। ये एक आसान चीज नहीं होती किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और वो भी रिएक्शन को किस तरह से देखते हैं? जो देखे ये सिर्फ मीडिया ने रिएक्ट नहीं किया, फिर तो इसके बाद पॉलिटिशियंस ने भी रिएक्ट किया, ये सब लोग भी आपके इसी बयान को लेकर फौजी हल्के जो थे वो बड़े नाराज थे आपके इस बयान से। उन्होंने कहा कि ये क्या कह दिया। देखें, उनको तो जो फीड करेगा कोई भी नहीं डिटेल में जाके असेसमेंट करता। ये तो हमारे यहां बर्डन उस पर होता है जिसने कहा है वो सारी दुनिया को जाके क्लैरिफाई करे, और जाहिर सी बात है आप वो क्लैरिफाई तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये अभी भी कह रहा हूं कि मैंने कौन सी ऐसी चीज कही है कि जी पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करना और ऑपरेशन का डिसीजन लेना। आखिरकार 10, 12, 15 साल से हालात खराब थे और शदीद तरीन हालात खराब थे। तो वो हम जब भी बात करते थे, आप रोल बैक कर लें, आप उस और आग को पलट के देख लें कि क्या बात होती थी कि और सब ये कहते थे कराची के अवाम, कराची की लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप, कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो कराची का मसला हल हो सकता है। ये कहते थे, ये थोड़ा कहते थे कि मिलिट्री विल हो तो हल हो सकता है। तो आप बात कर रहे हैं उस पॉलिटिकल विल की और बीच में आप घसीट के लेके आगे की। ठीक है, राइट सर। मुझे जुबैर साहब एक ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा जरा हम कराची ऑपरेशन पे बात करें, क्योंकि कुछ सियासी जमातों की शिकायत हैं और आप विफाक का नुमाइंदा होने के नाते आपके उस पर जो है वो क्या आपकी राय है। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब के साथ। हमारी ये नशिस्त, हमारी ये गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हमारे साथ आज प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। जुबैर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ स्टेटमेंट के हवाले से तो बात कर ली, मगर मुझे लगा है कि मीडिया से आपकी बड़ी नाराजगी है। आज आपने फिर एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि शाम 7 बजे का पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ होता है सुबह 7 बजे के पाकिस्तान से। वेरी क्विकली, ये भी इशारा आपका मीडिया की तरफ ही था? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। प्राइवेट सेक्टर में, दूसरे सेक्टर्स में, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर, कंज्यूमर गुड्स, वर्ल्ड क्लास काम हो रहा है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इसी तरह से स्कूल्स हमारे जबरदस्त, मैं जिस स्कूल में था उस रेफरेंस से मैं बात कर रहा था, वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिल रहा है उनको, चाहे अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज हों, बरतानिया की हों। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, सम ऑफ देम आउटस्टैंडिंग, और इंस्टीट्यूशंस जिस तरह IBA, लम्स है। अब वहां एक बड़ा जोश होता है, आप पूरा दिन जाएं किसी भी जगह। ये जो मैंने आपको कहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं या कहीं और जाएं, एक बड़ी उम्मीद और बड़े एफर्ट और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं, जो भी है। और शाम को मैंने कहा जब हम खोलते हैं टीवी तो उस वक्त मायूसी एक ये होती है कि जहां क्रिटिसिज्म, ये मैंने एग्जैक्टली कहा था, जहां क्रिटिसिज्म करना चाहिए और हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहिए वो क्रिटिसिज्म, और वो बिल्कुल हक है। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इदारा है और उसकी इंडिपेंडेंस भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें तो बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के तनाजुर में कि मीडिया या जुडिशरी कंप्लीटली आजाद हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो वहां इसका मतलब यह है कि उसको हक है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन मैं कहता हूं कि साथ साथ जहां अच्छी चीजें होती हैं उसका भी जिक्र करना चाहिए। जिस तरह मैंने आज भी कहा था कि जिस तरह ये एक मैं स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बड़ा कंसर्न रहता है हमें, और होना भी चाहिए पाकिस्तान में। उस हवाले से अगर कोई अच्छा एफर्ट है एजुकेशन सेक्टर में तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अब इस पे क्या मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान इस चीज को अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जहां निकाद होता है हुकूमत की पॉलिसीज का या उनकी एफर्ट्स का, वहां ये भी देखना चाहता है कि पाकिस्तान में अच्छे काम क्या हो रहे हैं। मगर ये तो खैर सारी की सारी नेगेटिविटी नहीं है, और हुकूमत को भी मेरा ख्याल है थोड़ा दिल जरा बड़ा करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको एग्जांपल रहमान दे देता हूं। मैं आपको एग्जांपल मैंने देखे, मैं यही बात करता हूं कि जिस तरह
एक 2013 के मुकाबले में और आज के, मैं शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया की नंबर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, वो 2012 में वहां प्राइवेट सेक्टर के लोग, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लोग और दूसरे लोग गए वहां और उन्होंने कोशिश की कि अट्रैक्ट करने की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो उनको ऐसे देख रहे थे पाकिस्तानीज को कि ये सेंस में भी हैं कि आके हमारे से बात करने की भी कैसे हिम्मत हुई कि जब हालात इतने खराब है। यही जब 2016 में गए सेम लोग, तो रेड कारपेट बिछाया गया और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ने आके 40% हिस्से हासिल कर लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। इतनी बड़ी स्टोरी है, इतनी बड़ी स्टोरी है। पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट में आ गया। मुझे 5 मिनट निकाल के बताते हैं कि किसने कवर किया होगा, इमर्जिंग मार्केट में कैसे आ गया। और अगर किसी रेटिंग एजेंसीज ने, मूडीज ने या S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग, आपके पास तो पूरा मीडियम है, पूरा एक चैनल है, क्या बुनियादी रीजन है? सबसे ज्यादा रीच है पीटीवी की, तो हुकूमत को चाहिए उसको और ज्यादा इफेक्टिव करे, ज्यादा इफेक्टिवली उसे इस्तेमाल करे। मैं तो प्राइवेट, जहां मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, आपको नकाद होना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को के अवाम को एक होप भी देने की जरूरत है। अच्छा सर, अब जरा ऑपरेशन वाली चीज पर आ खुशियां भी बांटने की जरूरत है। मेरे पास जरा टाइम कम है सर। बड़े गिले शिकवे हो रहे हैं आजकल। ये खुर्शीद शाह साहब ने भी आज बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए आसिफ अली जरदारी के करीबी साथियों की गिरफ्तारी के हवाले से। ये ऑपरेशन के हवाले से सियासी जमातों के ये शिकायत क्यों है, और खासतौर पर कराची ऑपरेशन के हवाले से ये बार बार आ रही हैं, MQM की भी आई हैं, मगर पीपल्स पार्टी ने तो आज बड़ा सख्त, खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए, एक तो मेरी जो नेचर है उसमें मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज, जाहिर सी बात है अपना उनका पॉलिटिकल मैंडेट होता है, और कराची की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी सिंध में उनकी हुकूमत है, उनको अवाम ने वोट दिया, उनके पास मैंडेट है, तो वो अवाम के बिहाफ पर सिंध में तो बात करेंगे और उनको हक भी है। और बहुत दफ़ा अल्फाज के चुनाव में सख्ती भी होती है। अभी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेरा ख्याल है, और एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि हमारे सिर्फ इस वजह से हम हालात खराबी की तरफ नहीं लेके जा सकते कि आज खुर्शीद शाह ने सख्त बयान दे दिया था। हर चीज़ मुफाहमत से, हर चीज़ अंदर बैठ के अच्छे तरीके से, शदीद इख्तलाफात भी होते हैं, और मेरा ख्याल है कोई डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ शदीद इख्तलाफात ना हो, असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान, पूरी कौम जो है वो उस मैच्योरिटी के स्टेज पर है जहां हमें पता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से ही मसाइल हल होंगे, और अवाम की नज़र में जो भी अवाम समझेगी कि ज़्यादा अच्छी सर्विस डिलीवरी है, तो इससे मुझे तो इतनी परेशानी नहीं होती। बिकॉज ये तो अगर जमहूरियत में तनकीद ना की जाए एक दूसरे पर, तो मगर MQM के भी सर आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आमिर अहमद खान ने, उन्होंने कहा उन्हें सियासत नहीं करने दी जा रही। मगर एक चीज जो कि विफाक का नुमाइंदा होने के हवाले से तो आपसे पूछना बनता है, वो ये कि MQM के साथ आपकी बात चल रही थी मॉनिटरिंग कमेटी के हवाले से, और फिर शायद हो सकता है ये जो गिले शिकवे इस तरह से हो रहे हैं, अगर मॉनिटरिंग कमेटी होती इस ऑपरेशन के हवाले से तो ये गिले शिकवे जो है वो ना होते। वो मॉनिटरिंग कमेटी क्यों नहीं बन सकी कराची ऑपरेशन के हवाले से? मेरा ख्याल ये मॉनिटरिंग कमेटी का जो भी कॉन्सेप्ट था, बात ये होती है कि क्या कोई फोरम ऐसा है जहां कोई गिले शिकवे लेके जा सकें, जहां उसका रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म हो। असल तो ऑब्जेक्टिव यही है ना मॉनिटरिंग कमेटी का। तो मेरा तो ख्याल है, जिस तरह आपने कहा एज गवर्नर मैं जवाब अगर दूं, तो MQM के लिए या पाकिस्तान की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो भी यहाँ रेलिवेंट हैं, जो सिंध की पार्टीज हैं दूसरी, सबके लिए मेरे तो दरवाजे खुले हैं, और मैं मिलता भी रहता हूं और डिस्कस भी करता रहता हूं उनके मसाइल के हवाले से, उनके हल के हवाले से, और जो भी वफाकी हुकूमत के लिए मैसेज होता है, या मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वफाकी हुकूमत आगे आके उसमें उस चीज़ को ठीक करे, तो वो तो हमारा एक रेगुलर प्रोसेस है। तो कभी मेरा ख्याल है अगर आप MQM वालों से या PSP वालों से या किसी और पार्टी से पूछेंगे कि क्या मैंने उनको वो फोरम प्रोवाइड नहीं किया हुआ,
तो मुझे उससे पहले नहीं पता, मेरे आने से पहले, बट अब तो पिछले 2 महीने में हमारा तो बिल्कुल रेगुलर बातचीत है। आप ये कह रहे हैं कि उसकी इस तरह से जरूरत नहीं है मॉनिटरिंग कमेटी की कराची में जिस तरह से पहले जरूरत थी? नहीं, जिस तरह मैं तो एट ऑल लेवल्स, एमएनए है हैदराबाद के एमक्यूएम के वसीम जी, वसीम, वो अभी मेरे पास आए थे। फारूक सत्तार से मेरी मुलाकात होती है, फैसल सब्जवारी से, वसीम अख्तर से, हर एक के साथ मुलाकात होती है और इश्यूज पर ही होती है। कोई मतलब जाहिर है गप्पे मारने के लिए लाइटर नोट कराची के बारे में आजकल ये ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि आजकल रिहाई का दबाव जो है वो गिरफ्तारी के दबाव से ज्यादा तगड़ा साबित हो रहा है कराची ऑपरेशन के हवाले से। क्या वाकई कोई ऐसी बात है कराची ऑपरेशन के बारे में? यकीन रहमान, मेरा ख्याल है हम एक तरफ तो जुडिशरी के हवाले से बात करते हैं कि उसकी इंडिपेंडेंस के हवाले से, और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो अगर वो जब एक शख्स को बेल रिजेक्ट करती है और फिर दूसरे 6 महीने के बाद बेल दे देती है, तो ये उनका काम है और हमें उनकी डिसीजंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय कि हर चीज के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी देखनी चाहिए। ठीक। अच्छा, आप एमक्यूएम का बार बार हवाला देते रहे अपनी, और आपने कहा कि कराची में हमने आया, और एमक्यूएम लंदन वालों का जो है वो बार बार कहते रहे। एमक्यूएम लंदन का क्या स्टेटस है? क्या उन्हें इजाजत होनी चाहिए यहाँ पर सियासत की? इस पर आपकी क्या राय क्या है सर? अगर आप विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से इन चीजों को अगर आप देख रहे हैं, अपनी पोजीशन। देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं कि ये मेरा लीगल, तो मैं कोई कानूनदान तो हूं नहीं, बट जस्ट द फैक्ट कि अगर आपने खुद का एमक्यूएम लंदन, तो एमक्यूएम लंदन का पाकिस्तान से कनेक्शन कुछ होना चाहिए। या तो वो रजिस्टर करें अपने आप को एज अ पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो वो इस वक्त नहीं है, और जो उनके बदले फारूक सत्तार लेड एमक्यूएम पाकिस्तान क्लेम करती है कि जी वो रिप्रेजेंट करते हैं एमक्यूएम को और उन तमाम फोर्सेस को जो प्रोविंशियल असेंबली में या नेशनल असेंबली में मौजूद हैं। ये उनकी अपनी जो एक जो हिस्सा जो एमक्यूएम पाकिस्तान अपने आप को कहलाता है, उनकी पोजीशन ये है। तो एमक्यूएम लंदन तो मेरे हिसाब से ना रजिस्टर्ड है, ना असेंबली में मौजूद है, और किसी लीगल फोरम में उनकी मौजूदगी नहीं है। तो मैं एक नॉन लीगल आदमी हो कि उनको कैसे कह सकता हूं कि जी वो एक पॉलिटिकल एक रियलिटी है। पॉलिटिकल रियलिटी तो उसके लिए होती है जो पाकिस्तान में सियासत करे, और मेरा ख्याल है हम सबको चाहिए कि इस चीज पर तो इत्तेफाक होना चाहिए कि जो भी सियासत है वो पाकिस्तान में रह के होनी चाहिए, पाकिस्तान में लीडरशिप होनी चाहिए। एक आध लीडर हो सकता है कभी बाहर होता है वक्त के तनासुब में, but generally the party has to be functional in Pakistan, in Karachi or in Sindh, wherever. Right sir, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। जुबैर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने ऑपरेशन और आपकी वो स्टेटमेंट के हवाले से तो बात कर ली, मगर अभी कराची शहर में जो है वो एक और बड़ा मसला है। लोग बड़े तंग हैं, एहतजाज कर रही हैं सियासी जमातें। पीएसपी है वो बाहर निकली हुई है, एमक्यूएम है वो एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज कर रही है। अब ये क्या मामला आपको क्या लगता है? क्या गवर्नेंस का बहुत बड़ा लैप्स है जिसकी वजह से ये सब लोग बाहर आ गए, सड़कों पर आके इस तरह से एहतजाज करें, या कोई और मामला है? नहीं, मुझे तो नहीं पता उसके पीछे उनकी पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली वो क्या सोच के निकली हैं। ऑन द फेस ऑफ इट तो एक मसले तो हैं, जिस तरह पानी के हवाले से है और दूसरे मसाइल हैं, सिविक मसाइल हैं, और इसी वजह से रहमान जो फेडरल हुकूमत है उसने बहुत से एरियाज में इनिशिएटिव लेके ओवर एंड अबव जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंड्स देते हैं एनएफसी अवार्ड से, उससे ऊपर जाके जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का शदीद मसला है, वो 100% फंडेड प्रोजेक्ट हुकूमत पाकिस्तान फेडरल हुकूमत कर रही है। यहाँ पानी का जो मसला है जिस पर एहतजाज मेरा ख्याल है कुछ पार्टीज कर रही हैं, उसमें हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलके एक बहुत बड़ा मंसूबा कर रहे हैं, और इसी तरह से बहुत से दूसरे मंसूबे हैं जो फेडरल हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंट विजिट्स में भी अनाउंस किए हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। तो मसले तो हैं, लेकिन अगेन हर पॉलिटिकल पार्टी का विफाक का इस मामले में जो किरदार है सर, विफाक का जो किरदार होना चाहिए वो शायद उस तरह से नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है इसमें कुछ 18वीं तरमीम का भी मामला है, मगर वजीर आजम जो है वो भी उतना वक्त कराची में नहीं गुजारते। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कराची की बड़ी इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का,
वज़ीर आज़म भी हमें पिछले अपना ये पूरा अगर हम टेन्योर उठा के देखें सर, कराची हार्डली उनके विजिट्स हैं कराची के अंदर। 1.5-2 महीने में जब मैं आया था, उसके 1.5 महीने के अंदर 6 दफा विजिट प्राइम मिनिस्टर ने सिंध का किया, और जिसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप और बिजनेस लीडरशिप, सबसे ज्यादा अहमियत जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जितने बड़े बिजनेस फोरम्स हैं, चाहे फॉरेन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं या लीडिंग पाकिस्तानी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की 2 घंटे की मीटिंग हुई कॉम्प्रिहेंसिव, के बाद फॉलोड बाय डिनर, तो 3 घंटे इंटरेक्शन। उसके बाद एक कमेटी बनी जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, जो कि कंसिस्टेंटली मिल रही है 5-6 जो टॉप लीडिंग फोरम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। आज भी छुट्टी के दिन हमने 3-4 घंटे तक वो मीटिंग का वो उनके साथ था सिलसिला। तो मेरा ख्याल है वो फोकस तो हमारा बड़ा क्लियर है। और जहां तक आपने कहा वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से, जमात इस्लामी के जो मेहनती साहब हैं उनको मैंने खुद ऑफर की थी जब वो स्ट्राइक इसके बिजली के मसले में के इलेक्ट्रिक के हवाले से थी, तो मैंने कहा मैं आप अगर कहते हैं तो मैं के इलेक्ट्रिक को एक तरफ बिठा लूंगा, आपको दूसरी तरफ बिठा लूंगा, और हम डेफिनेटली एक पॉजिटिव नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरा ख्याल है इसका तरीका सड़कों पर आने से ही हल होगा, जो मैं नहीं समझता। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुछ कर सकता है वफाक बतौर गवर्नर, आपका किरदार? यही तो मैं आपको कह रहा हूं। हाँ। देखे ना, मैं गन पॉइंट पर तो नहीं उनके साथ बातचीत करूंगा, लेकिन मेरा वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मेरा काम यह है कि मैं उनको ऑफर करूं, उनको तसल्ली दिलाऊं, और ये कह के कि मैं 100% श्योर हूं कि हम इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकाल लेंगे। जो कमी के इलेक्ट्रिक की तरफ से वो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कर देंगे, उनको तरीके कार भी बता देंगे कि कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कमिटमेंट्स हैं, और दूसरी तरफ से जमात इस्लामी के नुमाइंदे भी समझ सकेंगे कि वो जो उनकी सर्विस लेवल है उसमें जो कमी है उसकी वजूहात क्या हैं। अच्छा, मैं जाते जाते, मेरे पास अब जरा टाइम कम है सर, मैं ऑन ए लाइटर नोट, मैं सिंध के साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद से भी उनका मैंने इंटरव्यू किया था दुबई में। उन्होंने मुझे बताया कि आपसे वो राब्ते में भी रहते हैं, फिर आप दुबई भी गए, गालिबन आपकी मुलाकात भी वहां पर हुई। क्या कहते हैं मशवरा दिया आपको, क्या मशवरा क्या दिया था उन्होंने आपको? नहीं, मशवरा तो नहीं दिया था। देखें, कर्टसी होती है। मैं दुबई में था, उनकी कॉल आई और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की मिलने के लिए, और वो 13-14 साल दुबई सिंध के गवर्नर रहे हैं। तो ये तो नहीं कोई डिनाई कर सकता कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस जॉब का। तो वो उस हवाले से रेफरेंस से बड़े एक लाइटर नोट पर बातें हुई, कोई ऐसी सीरियस बातें नहीं हुई। अच्छा, कोई सीरियस बात नहीं थी, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में, और उनके स्टेटमेंट के हवाले से, जो जनरल राहील शरीफ का बयान के हवाले से जो उन्होंने बात की थी उस पर हमने बात की, फिर कराची ऑपरेशन के हवाले से, और फिर जो ये कराची में मुख्तलिफ जमातें जो एहतजाज कर रही हैं इस पर भी उनसे हमने बात की। बहरहाल हमारे सवालात थे, ये उनके जवाबात थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान एमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।